नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आप लोग की कमेंट आ रही थी कि सर हमें केमिस्ट्री का मॉडल पेपर भी सॉल्व कराइए, है ना। तो दोस्तों, फिजिक्स के तीनों मॉडल पेपर जो हमें 3 मॉडल पेपर कराने थे वो हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर इनको देख सकते हैं ना, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th रसायन केमिस्ट्री की मॉडल पेपर नंबर ए को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन विथ फुल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के साथ इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेंगे कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोस्तों बात बता दें। ठीक है, तो 1 से आपको 4 तक आपके रहेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, जिसमें टोटल आपके 20 नंबर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14, मतलब ये 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे 2 नंबर के। ठीक है, 2 नंबर का क्रेज मेरे भाई ज़्यादा है, तो 5 से लेकर 14 तक मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है 15 से क्वेश्चन 19 तक, है ना, तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 नंबर के, है ना, और 20 से 22 तक मतलब ये 3 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके रहेंगे वो 5 नंबर के। ठीक है, 20 से 22 तक 5 नंबर के। तो इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, और ये शब्द सीमा है 2 नंबर की जो है ना 30 शब्द लिखने ही लिखने हैं, है ना। 3 नंबर में आपको 75 शब्द लिखने हैं। ठीक है, और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने लिखने, 150 शब्द ये लिखने। ठीक है, तो ये पेपर का कुछ थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन था जो आपको मैंने बताया। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प हम देखेंगे। ठीक है, तो सही विकल्प नंबर हमारा 1 है। ठीक है, और सही विकल्प नंबर हमारा 1 है और हमसे कह रहा है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, है ना। यदि सोडियम आयन Na+ की समन्वय संख्या, ठीक है, Na+ की समन्वय संख्या कितनी है, 6 है, तो क्लोराइड आयन Cl- की समन्वय संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता ही है जो NaCl की जो समन्वय संख्या होती है 6:6 होती है। ठीक है, Na की 6 है तो Cl की भी कितनी होगी, 6 ही होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वह बोल रहा है वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होता है। ठीक है, तो यदि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन दोनों का, है ना, जो स्थान वो रिक्त होता है तो उसे हम शॉर्ट की त्रुटि बोलते हैं। कौन सी त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि। ठीक है, और यदि केवल धनायन, है ना, अंतरकाशी रिक्ति में चला जाता है तो उसे हम फ्रैंकेल दोष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट की त्रुटि आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रवरोधी सॉल्ट के स्थायित्व का कारण, मतलब जो द्रवरोधी है, द्रवरोधी जो सॉल होता है कोलाइडी विलेन, सॉल कोलाइडी विलेन ही होता है। ठीक है, ये स्थायित्व का क्या कारण है, क्यों स्थायित्व इसका आता है। ठीक है, तो इसका जो स्थायित्व का कारण है ब्राउनी, है ना, तथा ब्राउनी गति और विद्युत कण संचलन या विद्युत आवेश, इन दोनों के कारण, है ना, जो इसका स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, तो द्रवरोधी सॉल के स्थायित्व का कारण क्या है, ब्राउनी गति एवं विद्युत आवेश। ठीक है, सही आंसर है हमारा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद, है ना, जो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है या मस्टर्ड तेल अभिक्रिया है, इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो इसका मुख्य उत्पाद होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड। ठीक है, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला इसका सही आंसर होगा जा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रोटीन की द्वितीय संरचना को निम्न में से कौन स्थायित्व प्राप्त करना है, मतलब जो प्रोटीन होता है उसकी जो सेकंड स्टेज होता है, द्वितीय संरचना होती है, उसको कौन स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मेरे भाई जो सही आंसर है वो हाइड्रोजन बंध। ठीक है, द्वितीय संरचना को जो प्रोटीन है, प्रोटीन की द्वितीय संरचना को स्थायित्व कौन प्रदान करता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो रहेगा, है ना, वो हमारे रिक्त स्थान रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है। 1 मिनट, है ना, हाँ, तो देख रिक्त स्थान नंबर 1 है हमारा। आणविकता का मान हमेशा, जो आणविकता होती है हमेशा पूर्णांक में होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है, हाँ, आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है, पूर्णांक हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना,
जो कोलाइडी कण होते हैं, है ना, इनके द्वारा जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, टिंडल प्रभाव, इसमें आएगा आपका टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा, खालिस्तान एक रेडियो सक्रिय हैलोजन है। ठीक है, तो कौन सा रेडियो सक्रिय हैलोजन है, हैलोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैलोजन में कौन आता है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये आते हैं। तो इसने बोला रेडियो सक्रिय बताओ, है ना, तो रेडियो सक्रिय में कौन आएगा, एस्टिटीन, है ना, जो एस्टिटीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिटीन। एटी होता है वो रेडियो सक्रिय हैलोजन है। नेक्स्ट है जिंक, केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो जिंक केवल मेरे भाई +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ना, ओनली +2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, है ना, ईडीटीए खालिस्तान लिगेंड है। तो ईडीटी क्या है, सट दंतोर है। कौन सा दंतोर है, सट दंतोर। ठीक है, सट दंतोर। ठीक है, तो ईडीटीए सट दंतुर लिगेंड है ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं एक शब्द में आंसर। ठीक है, तो एक शब्द में आंसर हमारा पहला है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, शुष्क सेल वाला। ठीक है, तो शुष्क सेल ठोस, शुष्क सेल क्या होता है, ठोस CO2 किस प्रकार का क्रिस्टल है। जो शुष्क सेल होता है ना मेरे भाई, ये किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। ठीक है, ये आपको बताना है ना। तो शुष्क सेल होता है आणविक क्रिस्टल होता है। कौन सा क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किस प्रकार के ठोस की प्रकृति विषम दैशिक होती है। ठीक है, तो विषम दैशिक किस टाइप के होती हैं, देखो आपको पता है ठोस है ना, 2 प्रकार की होती है, क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषम दैशिक होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदैशिक होता है। ठीक है, तो इसने बोला किस प्रकार के ठोस की प्रकृति विषम दैशिक है, तो आपको क्या लिखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का सूत्र। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसका जो अर्ध आयुकाल है इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल को हम किससे शो करते हैं, T1/2 से। ठीक है, तो T1/2 बराबर होता है 0.693, है ना, पॉइंट लगा है, अपॉन के, है ना, तो 0.693 अपॉन के, T1/2 बराबर, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट है हमारा CO, है ना, और ये मतलब ये आपको एक फॉर्मूला दे के रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें है ना उपसय संयोजी यौगिक का IUPAC नाम, मतलब इस जो उपसय संयोजी है इसका IUPAC नाम क्या है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, देखो पहले हम किसको बोलते हैं, लिगैंड को। ठीक है, लिगैंड क्या हमारा है ना, स्त्री, और ये 6 है ना, तो नाम सुनिए, है ना, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, कोबाल्ट, थायड, क्लोराइड। ठीक है, सुन लिया ना, क्या बोला मैंने, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, कोबाल्ट, ठीक है, और ये थायड और ये क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारा 5वां है। ठीक है, 1 मिनट, है ना, तो ये हमारा 5वां है। ठीक है, ग्लूकोज के जलीय विलयन को रखने पर उसके विशिष्ट घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन को रखने पर इसके विशिष्ट घूर्णन में, है ना, ग्लूकोज का यदि हम जलीय विलयन रख दें तो इसके विशिष्ट घूर्णन में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परिवर्ती घूर्णन। ठीक है, परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, देखो परिवर्तन हो रहा है ना और घूर्णन भी हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, घूर्णन भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्ती घूर्णन। ठीक है, परिवर्ती घूर्णन। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और मेरे भाई अगला हमारा क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ। ठीक है, हमारे पास सही जोड़ियाँ हैं। ठीक है, तो सही जोड़ियाँ हैं, सही जोड़ियाँ ये हैं, सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, तो पहला है हमारा यूरेसिल। ठीक है, क्या बोला, यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक, नेक्स्ट है लेंथेनाइड, नेक्स्ट है ओलियम और डीकन विधि। ठीक है ना, तो ये निकालना है। ठीक है, तो आपका यूरेसिल क्षार, पहले इसने बोला यूरेसिल क्षार। ठीक है, तो यूरेसिल क्षार जो है ना वो क्या होता है, तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा RENA, मतलब ये हमारा यूरेसिल क्षार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हिंसबर्ग अभिकर्मक, दूसरा है ना, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl, ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट है लेंथेनाइड, है ना, तो लेंथेनाइड क्या है, सीरियम है ना, लेंथेनाइड सीरियम, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओलियम, ओलियम का सूत्र क्या है, H2H2O से,
है ना, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है डीकन विधि। अब डीकन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, तो डीकन विधि द्वारा हम क्लोरीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5वां हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी सही जोड़ियाँ भी टोटल कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मेरे भाई हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं ना, और क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिंपल सा है और बोल रहा है नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। आपके पास देखो मेरे भाई, मैंने आपको जो सॉल्व कराई है केमिस्ट्री, आपको पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको सॉल्व कराई है 12th क्लास की, ठीक है। तो यदि आपको और बेस्ट तरीके से, इजी तरीके से, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज आपको है ना सॉल्व कराया गया है ना। प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक टॉपिक आपको यूनिट वाइज आपको सॉल्व कराया गया है, और यूनिट वाइज है ना आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे यूनिट के नाम से, ठीक है। तो आप जाइए और देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इनको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर समझा ही रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों हाँ, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, नॉर्मलता की परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा बता देते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिलियन के ग्राम तुल्यांक, मतलब कोई जो है ना 1 लीटर बिलियन में जितने भी ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या उपस्थित होती है उसे नॉर्मलता हम कहते हैं। इसे नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है। बस इतना लिखना है और एक इसका ये फॉर्मूला लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पूछा है, ठीक है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण समझ लो, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव जो एक निश्चित ताप पर उबलता, मतलब कोई निश्चित संगठन, मतलब इसका जो पर्टिकुलर संगठन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अभी ये चेंज कर दिया फिर दूसरा चेंज कर दिया, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। उसका जो संगठन है ना वो निश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्रित होता है, मतलब आश्रित हो जाता है, मतलब उसी ताप पर वाष्प में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक ही ताप पर वाष्प में चेंज होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉफ कहा जाता है, मतलब इसको एजियोट्रॉफ इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। चलो है ना, अब इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे 95.5% एथिल अल्कोहल और 4.5% जल का मिश्रण है ना, मतलब ये जो है ना स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, ठीक है। 95.5 एथिल अल्कोहल और 4.5 जल, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। और ये मिश्रण है ना एक ही ताप पर उबल जाता है, और वो ताप क्या होता है आपका 78.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाष्प में चेंज हो जाता है, तो मतलब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित, आपको पता ही वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें उपस्थित होनी, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण एक कोलाइडी विलयन निर्माण करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप देखो नमी भी है, धूल की कण भी है, गैसें भी हैं, तो ये सब आपस में मिलती हैं और क्या बना लेती हैं, एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करती हैं, ठीक है। इन धूल के कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो जब देखो कोलाइडी विलयन बन गया, और ऊपर से देखो सूर्य का जो प्रकाश आएगा, तो सूर्य का प्रकाश जब इन कोलाइडी विलयन से गुजरेगा तो इन कोलाइडी कणों द्वारा उस प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाएगा। उस प्रकाश का क्या किया जाएगा, प्रकीर्णन किया जाएगा, ठीक है। और प्रकीर्णन किया जाएगा तो इसमें से जो नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए आकाश का जो रंग है ना वो नीला दिखाई देता है मेरे भाई, ठीक है ना। इन धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बस 2 नंबर का इतना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। ये स्वर्ण संख्या की परिभाषा है, ठीक है, आपको दिख रही है ना। हाँ, तो मेरे भाई बस इतना आपको लिखना है, स्वर्ण संख्या, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट मेरे भाई। हाँ ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। चलो स्वर्ण संख्या, तो स्वर्ण संख्या देखो जिग्मोंडी है ना, जिग्मोंडी नामक एक जो वैज्ञानिक थे, इनने स्वर्ण संख्या के बारे में बताया। तो जिग्मोंडी ने आपेक्षिक रक्षण शक्ति ज्ञात करने, मतलब रक्षण शक्ति है ना। अब रक्षण शक्ति क्या होती है ना, तो जो है ना कुछ जैसे मान के चलो किस कोलाइड विलयन है, इस कोलाइड विलयन में कोई हमने विद्युत अपघट्य डाल दिया। अब विद्युत अपघट्य डाल दिया तो उसका अपक्षेपण हो जाएगा, मतलब विलेय और विलायक दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो किस विद्युत अपघट्य की जो रक्षण शक्ति है वो अधिक होगी, किस विद्युत अपघट्य की रक्षण शक्ति कम होगी, है ना, इसके बारे में, ठीक है। तो जिग्मोंडी ने आपेक्षिक रक्षण शक्ति ज्ञात करने के लिए एक संख्या, मतलब इसको बताने के लिए उन्होंने एक संख्या बताई, ठीक है।
निर्धारित की जो स्वर्ण संख्या कहलाती है इनके अनुसार। इनने क्या बताया है ना, यदि यह मिलीग्रामों में रक्षी क्लोराइड की वह मात्रा, मतलब यहाँ मिलीग्रामों लिख लिया, मिलीग्राम भी लिख सकते हो, मिलीग्राम में रक्षी क्लोराइड की वह मात्रा जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइड विलयन, मतलब जो कोलाइड विलयन गिवन है आपको दिए हुए स्वर्ण कोलाइड विलयन में 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर उसका 1 मिलीमीटर 10% NaCl विलयन द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकता है। ठीक है ना, इसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और स्वर्ण संख्या को और बेस्ट तरीके से समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप समझ लेना। ठीक है, चलो है ना, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों मेरे अगले क्वेश्चन पे। है ना दोस्तों, ये मैं आपको मॉडल पेपर करा रहा हूँ और मॉडल पेपर में मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूँ मॉडल पेपर के। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को यदि बेस्ट तरीके से मैं समझाने लगूँ बोर्ड पे तो फिर आपका एक दिन का मॉडल टेस्ट पेपर बनेगा एक ही। ठीक है, फिर आप बोलोगे इतना लंबा, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, जिलेटिन की रक्षण शक्ति सर्वाधिक एवं डेक्स्ट्रीन की रक्षण शक्ति सबसे कम होती है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, हमारा ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विक लवण और संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक है, आपको केवल द्विक लवण और संकुल यौगिक में कोई दो अंतर लिखना है। तो देखो है ना, आप दो अंतर आप लिख सकते हो, ऐसे यौगिक जिनका जो अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जल में घुलने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण। जैसे फिटकरी है आपका द्विक लवण। ठीक है, फिटकरी को आप ठोस अवस्था में कितने दिन तक ही रखा रहने दो, रखे रह गई, लेकिन जैसे ही हम जल में डालेंगे तो वो घुल जाएगी। ठीक है, ऐसे है ना। और ऐसे यौगिक जो दोनों अवस्थाओं में, ठोस अवस्था में भी है ना और विलयन अवस्था में। ठीक है, जैसे मान के चलो आप रेत का टुकड़ा ले लो, रेत का टुकड़ा ठोस अवस्था में तो रहेगी, उसको जल में डाल देंगे तो भी वो नहीं घुलेगा। बोलो घुलेगा? नहीं घुलेगा ना, मतलब ये दोनों अवस्थाओं में स्थायी है ना। कोई पत्थर उठा लो आप, दोनों अवस्थाओं में स्थायी रहेगा तो मतलब ऐसा संकुल लवण कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा है। ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ठीक है, और ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते, बल्कि है ना, मतलब आपको इतना लिखना है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा घुमा देंगे अपन, ये ठोस अवस्था में, ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ठीक है, इतना लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर ये पॉइंट मत लिखना, ये लिखना कि यह दोनों अवस्थाओं में स्थायी होती हैं। ठीक है, यह दोनों अवस्थाओं में, ठोस और जल दोनों अवस्थाओं में स्थायी होती हैं, बस इतना लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, निम्नलिखित संकुल आयनों में केंद्रीय धातु संकरण तथा ग्रहण के न्याय ज्यामिति की संरचना। मतलब आपको ये कुछ आपको यौगिक दिए हैं, इनके आपको संकुल बताना है ना, मतलब इसमें संकरण बताना, संकरण बताना है और इनकी मतलब ज्यामिति बताना है कि किस ज्यामिति में। ठीक है, चलो मेरे भाई समझा दे रहा है। देखो ये है, आपको संकरण निकालना कैसे, देखो आप लिगेंड काउंट करो, लिगेंड यहाँ पर कितने हैं, लिगेंड आप यहाँ पर देख रहे हो 4 लिगेंड है। ठीक है, तो 4 में कौन सा संकरण आएगा, 4 में संकरण आएगा हमारा sp3। ठीक है, तो एक मिनट है ना, 4 में संकरण आएगा हमारा sp3। ठीक है, तो हमारा इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। ठीक है, जो दिख रहा है ना sp3। अब इसने लिखा dsp2 इसने बोला, बिल्कुल हम नहीं लिखेंगे, dsp2 हम नहीं लिखेंगे, और लिखना है तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपको ये जो संख्या 4 दिख रही है, हमें 4 दिखाना है, कितनी दिखाना है, 4 दिखाना है। ठीक है, चलो है ना, तो आप sp3 भी लिख सकते हो और dsp2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो संकरण आपका क्या है, dsp2, और जो संरचना है इसकी वर्ग समतली है, और इसमें कितने 6 हैं, तो 6 में कौन सा बनता है, sp3d², ऐसा ही बनता है ना, sp3d²। तो देखो इनने क्या किया, d को आगे लिख दिया है और बाकी इनको पीछे लिखा, तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, देखो अब इसमें 6 है तो हमें 6 चाहिए, तो 3 पी के हो जाएंगे, एक s का 4 और 2 ये 6, तो इस टाइप से हमारा संकरण निकल जाता है। ठीक है, इसकी संरचना अष्टफल की। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, एक उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है, तो ये मेरे भाई प्रभावी परमाणु संख्या की आपको परिभाषा दिख रही होगी, है ना, ये प्रभावी परमाणु संख्या की परिभाषा है। उपसय संयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कोई उपसय संयोजी यौगिक है, उसके केंद्रीय धातु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए जाते हैं, सबका जो योग होता है वो प्रभावी परमाणु संख्या En कहते हैं। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या का ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, आप इसके इस फॉर्मूले को आप कट कर दीजिए, मैं आपको फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, वो देख लिखना। ठीक है, देखो क्या होता है, EAN बराबर Z माइनस एक्स प्लस
2y, ये वाला फॉर्मूला लिखना, ठीक है। z माइनस एक्स प्लस 2y ये लिखना, ठीक है। अब z क्या है, परमाणु संख्या है ना। अब x क्या है, x क्या है तो x है संयोजकता, और y क्या है तो y लिगेंड की संख्या है, ठीक है। y क्या है, लिगेंड की संख्या, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर ये आपका एक ये लिगेंड है, इसकी जो है ना वो समन्वय संख्या आपको निकाल कर दिखाई गई, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बेस्ट तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कीलेट। कीलेट क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ, ठीक है। तो ये कीलेट की परिभाषा है, ठीक है, और ये कीलेट की परिभाषा है, और ये कीलेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको ये दिया है कीलेट का एक एग्जाम्पल, मतलब ये कीलेट थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, इसके भी लिंक दे दूंगा तो आप समझ लेना, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो इसके बाद ये महत्व है कुछ इसके, तो ये महत्व आपको कंप्लीट करना है लिगेंड के, सॉरी कीलेट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोपिनॉल एवं प्रोपिनॉल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है, क्यों। मतलब इसने बोला जो प्रोपेनॉल होता है इसका जो क्वथनांक है वो संगत एल्केन, संगत मतलब इससे जुड़ा हुआ एल्केन। अब प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आता है, तो ब्यूटेन एल्केन हो सकता है, प्रोपेन भी आप ले सकते हो, है ना। तो इसके संगत बोला है तो इसके आसपास का ही आप ले सकते हो, ठीक है। प्रोपेनॉल तो संगत बोला है तो इसके आसपास का ले लिया हमने, ब्यूटेन ले लिया, ठीक है। ब्यूटेन से हम तुलना इसकी करेंगे, ठीक है, समझो इसको, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, ब्यूटेन में अणु आपस में दुर्बल वांडर बाल्स आकर्षण बल द्वारा, देखो जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन क्या होता है, C4 है ना, और H10 ये होता है ब्यूटेन, C4 H10 ये ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन में जो अणु होते हैं, ब्यूटेन के जो अणु C और H होते हैं आपस में दुर्बल वांडर बाल्स आकर्षण बल द्वारा जुड़े, मतलब आपस में दुर्बल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जबकि जो प्रोपिनॉल में जो प्रोपिनॉल होता है, प्रोपिनॉल का होता है तो C3 है ना, C3H7OH ये होता है, ठीक है। मतलब इसको तोड़ के आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, देखो इस टाइप से, देखो CH3 CH2 CH2 और ये OH, इस टाइप से भी आप तोड़ के लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये लिख दिया है ना। जबकि जो प्रोपिनॉल में ये आपस में प्रबल अंतराणु का हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बंध क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो OH है ना, OH में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बंध आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन देखो ये एक अणु हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना एक अणु, ये जो है ना आपका दूसरा अणु हो गया, और ये आपका ये तीसरा अणु, तीन अणु हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जबकि जो है ना प्रोपेल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और ये प्रबल होता है, ठीक है ना। अब प्रबल होता है तो प्रबल को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा ऊर्जा होगी आवश्यकता तो क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अतः प्रोपेनल का क्वथनांक ब्यूटेन से ज़्यादा होता है, बस इतना आपको लिखना है। और ये थोड़ा सा बंद समझा देना, एक ये अणु हो गया, दूसरा ये अणु हो गया, तीसरा केवल ये, ठीक है, समझ गए ना, है ना। चलो नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट लगाना और पूछना सर, ठीक है, कि बताओ, है ना। नेक्स्ट निम्न अभिक्रियाओं को समझाने, कुछ अभिक्रियाएं दी हैं आपको समझाना, जैसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है और कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो यह हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड तथा सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। मतलब विलियमसन संश्लेषण मतलब जो एल्किल हैलाइड होता है और सोडियम एल्कोक्साइड होता है ना, इनके बीच क्रिया होकर ईथर बनते हैं, ठीक है। मतलब ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं, ठीक है। यह एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है जिसमें एल्कोक्साइड आयन से बस ये कुछ नहीं लिखना, बस आप इतना लिख देना, ईथर बनाते हैं बस, ठीक है, बता रहे हो। देखो ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र है ना, और ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब देखो ये आपस में क्रिया करेंगे तो N और ये NaX बना लेंगे, ये बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, RO और R, तो ये RO और R ये क्या होगा आपका ईथर, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड हुआ, ठीक है, और ये एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो Na है ना वो Br के साथ NaBr बना लेगा, C2H5। अब यहाँ C2H5O और C2H5O आपस में जुड़ जाएंगे, जो आपका क्या होगा, डाईएथिल ईथर। बस ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हुई है, ठीक है, जल्दी समझा दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना। तो फिनॉल के सोडियम लवण को, मतलब क्या करना है इसमें, फिनॉल के सोडियम लवण या फिनॉक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फिनॉल के सोडियम लवण को CO2 के साथ 130 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अब जो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हुआ है, अब आपको क्या करना है सोडियम सैलिसिलेट का, है ना, जिसकी HCl
ठीक है। अब जो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हुआ है जिसकी HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कॉल्ब-श्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको बेस्ट तरीके से हमने इनको समझाया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके देखिए, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। यदि आपने पहले से देख कर रखे तो बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का H ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ का H ओपन जब हम करेंगे, है ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ का H ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जो Na दिख रहा है और ये H है ना, Na और H को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो Na इधर आ जाएगा और आपका जो CO है ये भी आपका इस कॉर्नर पे H के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये COO और H इधर चला जाएगा, तो ये मतलब ये सोडियम सैलिसिलेट बना, जिसके हमने देखो HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, है ना। तो जो Na है वो इस Cl के साथ क्या बना लेगा, NaCl, और ये हो जाएगा बाहर और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना मेरे भाई। ठीक है, दिख रहा है ना, केवल आपको इतना लिखना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना। जो आपको ये गिवन है, ये सारी चीज़ें आपको जो इधर से इधर तक, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, फिनॉल से आपको पिक्रिक अम्ल बनाना है और सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल की ये आपको दिया है गिवन। ठीक है, आप फिनॉल की HNO3 के साथ अभिक्रिया कराओ, HNO3। ठीक है, तो HNO3 को हमने तोड़ के लिख लिया, OH और NO2। ठीक है, आप पिक्रिक अम्ल बनाना मतलब 246 पे, तो यहाँ का तीनों का H ओपन करो। ठीक है, तीनों का H ओपन किया तो ये OH है ना, तीनों H के साथ क्या बना लेगा, 3H2O, और NO2 बचा है तो इसके 3 अणु लेंगे हम। ठीक है, तो तीनों जगह जुड़ जाएगा, तो ये पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, चलो समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिनॉल से आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने ध्यान दे लिया होगा। ठीक है, तो फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए ये आपको है। ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में पहचान कैसे करोगे। ठीक है, तो अल्कोहल और डाई एथिल ईथर में जो पहचान है, ठीक है, उसको हम 2 विधियों द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारी पहली है सोडियम परीक्षण विधि। सोडियम परीक्षण विधि में हम क्या करते हैं, है ना, पहले सोडियम परीक्षण, है ना, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम, है ना, से कराने पर H2 गैस मुक्त होती है, जबकि डाई एथिल ईथर यह परीक्षण नहीं देता। ठीक है, मतलब ये देखना है कि सोडियम परीक्षण द्वारा हम क्या करते हैं, जो एथेनॉल की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। ठीक है, एथेनॉल का परीक्षण करना है ना आपको। ठीक है, एथेनॉल का या अल्कोहल का, कोई भी आपका अल्कोहल हो सकता है, एथेनॉल मेथेनॉल। ठीक है, तो H2 गैस मुक्त होगी, जबकि डाई एथिल ईथर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम दिखा देते हैं, तो देखो आप, है ना, ये एथेनॉल है, सोडियम से क्रिया कराई तो ये H2 गैस मुक्त हो गई। ठीक है, और आपका ये सोडियम एथोक्साइड बन भी गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं। ठीक है, जबकि देखो हम यहाँ पर जो एथिल ईथर है, ईथर की जब हम सोडियम के साथ क्रिया करा रहे हैं तो कोई भी क्रिया यहाँ सर नहीं हो रही, कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही, मतलब ये सही है। अभी हमने देखा था ना, एक मिनट छोटा करके हम दिखाते हैं, है ना, एक मिनट, हाँ देखो, हमने देखा था एथेनॉल अभिक्रिया सोडियम H2 गैस देता है, जबकि डाई एथिल ईथर कुछ भी नहीं देता, तो मतलब ये सही है आपका। ठीक है ना, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है PCl5 परीक्षण। दूसरा परीक्षण है हमारा, एक मिनट मेरे भाई। ठीक है, हाँ, है ना, तो PCl5 परीक्षण। ठीक है, तो PCl5 अल्कोहल PCl5 परीक्षण में हम क्या करते हैं, अल्कोहल PCl5 से ठंडे में अभिक्रिया करके HCl के श्वेत धूम्र देता है, जबकि ईथर PCl5 के साथ गर्म करने पर यह परीक्षण देता है। ठीक है, मतलब जो अल्कोहल है ठंडा ही देता है, और जबकि जो ईथर है वो ठंडा नहीं देता, उसको गर्म करना होता है। ठीक है, तो ये ठंडा है और ठंडे के साथ क्रिया कराई तो ये बन गया, और POCl3 और HCl बाहर निकल गया, जबकि ये ठंडा नहीं क्रिया करेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, और ये 2C2H5Cl और POCl3 ये बन जाएगा, इस टाइप का हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट भी परीक्षण है इसका, जल में विलेयता को देखा जाता है। ठीक है, तो आप जल में विलेयता को देख लीजिए, वायु का प्रभाव देखा जाता है, तो आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मेरे भाई, एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में आपको जो अंतर है ना, ये दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। कोई आपको 12 अंतर दे दिए मेरे भाई, आपको कोई 3 या 2 या 3 ही कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, कोई 12 नहीं करने, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में हमारी है रोजनमुंड अभिक्रिया और फर्किन अभिक्रिया। ठीक है, तो रोजनमुंड अभिक्रिया ये क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है ना। इसमें क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड, मतलब इसको एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं, है ना। तो एसिड क्लोराइड के उबले जाइलीन विलयन में 1 बिलियन का पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है, मतलब जो एसिटिल क्लोराइड है, इस एसिटिल क्लोराइड की, है ना, जाइलीन विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति हो गया जाइलीन विलयन में। ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, मतलब या फिर हम ऐसा कहें कि हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन से क्रिया हम जैसे ही हम इसकी कराएंगे, है ना, तो हाइड्रोजन का एक H एक Cl के साथ, ठीक है, एक H एक Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl बना देगा। ठीक है, और एक H जो बचा है वो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा R तो है ये CHO, तो ये RCHO जो हमारा होगा एसिटाल्डिहाइड। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, ये थ्योरी और ये अभिक्रिया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, नीचे आपको ये जो अभिक्रिया आपको गिवन है ये वाली आपको नहीं लिखना। ठीक है, ओनली ऊपर वाली आपको समझना। ठीक है, और आपको या फिर नीचे वाली अच्छी लग रही है तो नीचे वाली करो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल, मतलब ये R के रूप में है और ये R की जगह इनने CH3 रखकर कर दिया। समझ गए ना। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, जो आपको ये गिवन थ्योरी है आपको ये कुछ भी नहीं करना। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, अब पर्किन अभिक्रिया क्या होती है इसको समझ लो। ठीक है, पर्किन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एरोमेटिक एसिटाल्डिहाइड की, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक मतलब रिंग वाला, मतलब बेंजीन वाला आपको लेना है। ठीक है ना, किसी एलिफेटिक अम्ल से, एलिफेटिक अम्ल, कोई भी एलिफेटिक अम्ल, जैसे ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र है। ठीक है, अम्ल के साथ सोडियम लवण की उपस्थिति में, ठीक है, उससे अम्ल के एनहाइड्रेट के साथ गर्म करने पर, मतलब ये एनहाइड्रेट है इसके साथ, है ना, फिर से आपको बता रहा हूँ, है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण, ठीक है, तो ये एलिफेटिक है ना, मतलब एल्किल वाला, ठीक है, लवण है, इसकी उपस्थिति में एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ हम, मतलब ये एसिटिक एनहाइड्राइड है के साथ हम जब गर्म करेंगे तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा असंतृप्त, जिसको हम सिनेमिक अम्ल बोलते हैं, ये बनता है। ठीक है, देखो तो जैसे ही हम इससे क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ये देखो इसको हम लिखते कैसे, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ, CH3CO, ठीक है, और ये O, इस टाइप से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, जो CH3 और ये COO है ना, इससे एक H जो आपको दिख रहा है ना, इससे एक H लेके बना लेता है CH3COOH, जो बन गया CH3COOH। ठीक है, अब ये बन गया, है ना। अब हमारे पास क्या है, C6H5 बिल्कुल है, CH है बिल्कुल है ना। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, एक CH3 था तो उसमें से CH2 बचा था। ठीक है, तो एक CH हमने लिख दिया और एक H हमने इसको देके ये बना दिया। ठीक है ना। और बेस्ट तरीके से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाके समझ सकते हो। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एस्टिक अम्ल से प्रबल होता है क्यों। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल एस्टिक अम्ल से प्रबल होता है क्यों, ये इसकी थ्योरी है, आप समझ लो, समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, एस्टिक अम्ल से आप निम्नलिखित को ऐसे प्राप्त करोगे, मतलब एस्टिक अम्ल से हमें इन्हें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करोगे, तो इसके लिए कुछ ये थ्योरी है ना, मतलब ये एस्टिक अम्ल से, है ना, निम्नलिखित को है, मतलब एस्टिक अम्ल से आपको एस्टामाइड प्राप्त करना है और एथिल एस्टेट प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो ये एस्टिक अम्ल है, हमने अमोनिया से प्राप्त क्रिया करा दी, है ना, तो जैसे ही हम मेरे भाई अमोनिया से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा अमोनियम एस्टेट। फिर हम इसको गर्म कर देंगे तो इसमें से 2H दो, मतलब इसके 2H, इसके एक O के साथ ये H2 को बाहर कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, CH3CO और फिर NH2, तो जो हमारा होगा एस्टामाइड, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद 1 मिनट, है ना, इसके बाद हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, है ना, इसके बाद हम एथिल एस्टेट प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल है, हमने एथिल अल्कोहल से क्रिया कराई सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से ये OH जो है ना,
इस H के साथ ये वाला OH जो दिख रहा है ये H के साथ H2 बना लेगा और ये CH3COO और ये बचा C2H5 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अमीन में विभेद अंतर आपको बताना है। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट भी दिए हैं कि इन पॉइंटों के आधार पर बताओ, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया के आधार पर और हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो ये अंतर है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कवर कीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता क्यों। तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको समझिए और करिए। ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चीज़ें हमें समझनी होती हैं। ठीक है, और बाकी आप चैनल पर जाके आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बेलैमीन अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये कार्बेलैमीन और ये हाफमैन ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये कार्बेलैमीन अभिक्रिया की पूरी थ्योरी गिवन है आपको। ठीक है, ओके, समझ गए ना। ठीक है, इसके बाद ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसकी ये पूरी थ्योरी गिवन है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी है और ये इसकी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना, एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इधर तक ये इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, कारण समझाइए कि एल्किल हैलाइड के एमिनो अपघटन से शुद्ध एमीन बनता है। ठीक है, तो इसका कारण समझाना है, आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको कवर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राउल्ट नियम। ठीक है, राउल्ट नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक आप लिखिए। ठीक है, तो राउल्ट नियम आवासशील विलयन के लिए लागू होता है, तो इसका गणितीय रूप आप कर लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी कोई ज़्यादा। ठीक है, तो आप देखिएगा, है ना, बिल्कुल आपको स्पष्टली दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कवर कर लो। ठीक है, और मैं इसका जो लिंक है ना वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा राउल्ट नियम का, तो उसको भी आप कवर करना। ठीक है, चलो, है ना मेरे भाई, आगे हम बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो हमारा जो राउल्ट नियम है ना वो यहाँ तक रहेगा। ठीक है, उतना स्क्रीनशॉट लेके आप इतना और करना तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये पूरा, इसके बाद आपको ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं लिखना है। ठीक है, केवल आपको इतना लिखना है राउल्ट नियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर आपको लिखना है, तो ये अंतर है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भी आप कवर करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको भी मेरे भाई ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक मिनट, है ना, ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर है, आपको इधर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित, और मेरे भाई हाँ, जो क्वेश्चन मतलब ये अभिक्रिया की जितने ही व्यंजक वाले, जैसे मतलब ये क्वेश्चन है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कवर कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आंसर आपको दिखा ही रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका और भी जो है ना बचा आंसर मैं इससे मतलब पेज पर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, है ना, तो बाकी आप 3 अंतर हैं तो 3 भी आप कवर करेंगे तो कोई कम नहीं रहेंगे 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीय और तृतीय अमीन के विभेद की परीक्षण की विधि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई और इसको कंप्लीट कर लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल तथा फिनॉल दोनों में OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो मेरे भाई बिल्कुल मैं इसका जो क्वेश्चन है बेस्ट से बेस्ट आंसर आपको दूंगा, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर इनको देख लीजिए मेरे भाई। मैं जितना भी हो सक रहा है ना, मैं बहुत अच्छे से आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मत, क्वेश्चन आप देख लीजिए, बट आंसर है ना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो मैं वहाँ से आप कीजिए मत, है ना। ये वाला जो आपको क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही करना है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है ना, नेक्स्ट मेरे भाई लेंथेनाइड संकुचन क्या है। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव समझाइए। ठीक है, तो लेंथेनाइड ये संकुचन है, ये भी इसका भी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ से समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, देख गए ना। ठीक है, चलो हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके ओके, चलो, है ना, तो ये यहाँ तक का रहेगा इसका प्रभाव। ठीक है, यहाँ तक का। ठीक है, नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। ठीक है, ये सारी क्वेश्चंस की मैंने ना लिंक है ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा। ठीक है ना मेरा भाई, तो आप पूरा सब कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आपको दिख रहा है तो यहाँ से भी आप दोस्तों कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आप दो बस सर, है ना। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में विभेद अंतर करना है आपको। ठीक है, तो ये अंतर है मेरे भाई, आप कर लेना। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व बताइए। ठीक है, तो प्रत्येक जीव की अंगुली छाप अद्वितीय होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की अंगुली छाप अद्वितीय होती है। ठीक है ना, अंगुली के शीर्ष पर होते हैं, है ना, अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था, क्योंकि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का जो अनुक्रम होता है वो बिल्कुल कोशिका के लिए, प्रत्येक कोशिका के लिए, प्रत्येक बॉडी के लिए बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं अंगुली छापन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, है ना, और अंगुली छापन के ये उपयोग है मेरे भाई। ठीक है, दिख रहा है ना पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसको समझाइए। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा ना आपको पूरा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है ना, तो इतना आपको कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका इधर तक हो जाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट विशिष्ट चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई आप पढ़िए, केवल पढ़िए आप क्वेश्चंस को और आंसर को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे तो इजी भाषा ही है ये, कोई टफ भाषा नहीं है, इजी है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं क्यों। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं, इसका आंसर ये रहेगा, इसके 2 पॉइंट रहेंगे, ये निष्क्रिय होने के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है जीनोन उत्कृष्ट गैस है फिर भी ये यौगिक बनाती है क्यों। तो ये जीनोन उत्कृष्ट गैस है फिर भी यौगिक बनाती है, इसका ये कारण। ठीक है, आपको कारण तक मिल जाएगा स्पष्ट। ठीक है, चलो मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ओके। हाँ, और 1 मिनट मेरे भाई। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि है। ठीक है, ये डायग्राम है, आपको ये समीकरण सिद्धांत दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतना आपको कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, और बाकी जितने भी है ना मैं क्वेश्चन सबकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देकर रखूँगा, तो आप इनको कंप्लीट करना बहुत अच्छे से मेरे भाई। ठीक है, और वैसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट वाइज आप पूरी तैयारी कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको पूरा सब सॉल्व कराया है और ये मॉडल टेस्ट करा रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि आपको बस क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाए। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेप का नियम लिखना। ठीक है, तो ये विलोपन अभिक्रिया है, ये है ना, ये सेट-जेप का नियम है, ये इसकी रिएक्शंस रहेगी। ठीक है, देख रही ना, हाँ ठीक है, ये परसेंटेज वाला सिस्टम है उत्पाद, ये आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है, केवल आपको रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और इसके बाद ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो ये SN1 अभिक्रिया है, आपको दिख गई होगी पूरी। ठीक है, हाँ, तो ये SN अभिक्रिया है, दिख गई ना, और ये SN2 अभिक्रिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे दोस्तों ये पूरी कंप्लीट हो जाती है हमारी यूनिट। ठीक, मतलब ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 8। ठीक है, और जैसी भी जो भी कंप्लेंट है तो वो मुझे बताइए, तो मैं अगले जो मॉडल दूंगा ना आपको, उसमें सुधार के आपको दूंगा कि हाँ मेरे बच्चों की ये रिकमेंडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं ना अगली वीडियो में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों को लोगों को बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारा ही फ़ायदा हो और आप सभी लोगों का ही फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।